बहुत समय पहले की बात है, जब जंगल में एक झरने के पास सोन परी अपनी बेटी नीलम परी के साथ रहती थी। उसी जंगल के दूसरे किनारे एक डरावनी चुड़ैल भी रहा करती थी। बरसात के मौसम में लगातार कई दिनों से बारिश होती ही जा रही थी। तभी नीलम परी अपनी माँ सोन परी से कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा सब्र कर बेटी, इस भारी बरसात के मौसम में मैं खाना लाने नहीं जा सकी और घर में मौजूद सारा खाना खत्म हो गया है। माँ, मुझे सेब खाने का बहुत मन कर रहा है, आप मुझे रसीले सेब ला दोगी? फिर धीरे धीरे बारिश रुकने लगी और ये देख सोन परी और उसकी बेटी नीलम परी घर से बाहर निकलती है। नीलम, अब बारिश रुक गई है, मैं खाने की तलाश में जा रही हूँ। अगर मुझे जंगल में कहीं सेब का पेड़ दिखा तो मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर आऊंगी, लेकिन तुम शरारत मत करना और अकेले कहीं मत जाना, याद रहेगा ना? ये कहकर सोन परी उड़ते हुए खाने की तलाश में निकल गई। उधर चुड़ैल भी अपनी गुफा से बाहर निकलती है। मैं जल्दी जाकर देखती हूँ मेरे पेड़ पर कोई पंछी बैठा है कि नहीं। सारे पंछियों की नजर सिर्फ मेरे बगीचे पर है। फिर चुड़ैल अपने बगीचे के फलों की पेड़ की निगरानी करने लगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर गई और देखा एक चिड़िया वहाँ बैठी स्वादिष्ट लाल रंग का फल खा रही है। वाह, कितना स्वादिष्ट फल है ये! मैंने इतना बड़ा और रसीला फल आज तक नहीं खाया, मजा आ गया। चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में लगे पेड़ के स्वादिष्ट फल खाने की? रुक, मैं अभी तुझे पकड़कर फल बना देती हूँ। अरे बाप रे, चुड़ैल आ गई, भागो! दुष्ट चिड़िया, तुझे क्या लगता है उड़कर भाग जाने से मेरे हाथ से बच जाएगी? जिस दिन मुझे उड़ने की ताकत मिल जाएगी उस दिन मैं एक एक को पकड़कर सबक सिखाऊंगी। उधर वो चिड़िया उड़ते हुए पहुंचती है परियों के झरने के पास। फिर चिड़िया कहती है, उफ, मुझे बहुत प्यास लगी है, ये झरने का पानी बहुत साफ है, मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ। तभी नीलम परी उस चिड़िया को देख लेती है। अरे प्यारी चिड़िया, तुम इतनी हाफ क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बताऊँ, मैं पेड़ पर बैठकर एक अजीब सा स्वादिष्ट लाल फल खा रही थी, तभी एक डरावनी चुड़ैल आकर मुझे वहाँ से डराकर भगा दिया। अजीब स्वादिष्ट लाल फल खाने में कैसा है? उसका नाम क्या है? नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन खाने में वो बिल्कुल खट्टा मीठा था। सिर्फ यही नहीं, और उस चुड़ैल के बगीचे में और भी कई अजीब अजीब फल है। अच्छा, वहाँ पर सेब का भी पेड़ है? हाँ, चुड़ैल के बगीचे में एक अजीब सेब का पेड़ भी है। प्यारी चिड़िया, क्या तुम मुझे उस बगीचे में ले जाओगी? मुझे सेब खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, लेकिन याद रखना, उस बगीचे में एक डरावनी चुड़ैल है, अगर वो किसी को पकड़ ले तो वो तो बिल्कुल गया। चिंता मत करो, मैं रूप बदल सकती हूँ, फिर मैं चुड़ैल की भेष में पेड़ पर चढ़ूंगी। अगर वो मुझे देख भी ले तो वो मुझे अपने जैसे ही समझेगी। तो फिर तुम मुझे भी एक रसीला फल तोड़ कर देना। ठीक है, मैं जरूर दूंगी। चलो अब उस बगीचे में चलते हैं। ये कहकर नीलम परी और चिड़िया चुड़ैल के बगीचे की ओर उड़ जाती है। उधर तब सोन परी भी उड़ते हुए चुड़ैल के बगीचे के पास पहुँचती है। अरे, ये तो कितना बड़ा फलों का बगीचा है, यहाँ तो बड़े अजीब अजीब फल लगे हुए हैं। अरे, यहाँ तो सेब का पेड़ भी है, मैं जाकर कुछ सेब तोड़ लेती हूँ। फिर सोन परी चुड़ैल के बगीचे में घुसकर सेब के पेड़ की तरफ गई और पेड़ में से एक सेब तोड़ते ही वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मेरे बगीचे में घुसने की हिम्मत किसने की? अरे, आज तो देख रही हूँ मेरे बगीचे में एक परी आई है, आज तो मेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाएगी। हे भगवान, चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, पता नहीं था कि ये तुम्हारा बगीचा है। मैं तुझे कैद करके तेरे पंख छीन लूंगी। मैं उड़ नहीं सकती, इसलिए सारे पंछी जब चाहे मेरे बाग में आकर फल खा जाते हैं। अब तेरे पंख के बल में उड़ सकूंगी। ये कहते ही चुड़ैल सोन परी को पकड़कर पेड़ से बांध देती है। छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे पंख मत छीनो। मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी, मैं अपनी गुफा से तलवार लेकर आती हूँ, फिर देखती हूँ। चुड़ैल अपनी गुफा की ओर चली गई। तभी नीलम परी और चिड़िया उड़ते हुए सेब के पेड़ के पास आती है। फिर वो दोनों पेड़ पर बैठ गई। तभी चिड़िया नीलम परी से कहती है, नीलम परी, जल्दी से तुम चुड़ैल के रूप धारण कर लो, वरना वो चुड़ैल तुम्हें पहचान लेगी। चिड़िया की बात सुनकर नीलम परी ने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन पीठ पर पंख रह गए।
फिर जैसे ही उसने एक सेब तोड़कर नीचे गिराया, तभी उसकी नजर दूर बंधी अपनी माँ सोनपरी पर पड़ी। उसी समय चुड़ैल तलवार लेकर सोनपरी की ओर बढ़ने लगी। तभी नीलम परी चिड़िया से कहती है, माँ, मेरी माँ और चुड़ैल ने मेरी माँ को बंदी बना रखा है, कुछ करना होगा। तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, ध्यान से सुनो। चिड़िया की बात सुनकर नीलम परी चुड़ैल की भेष में अपनी माँ के पास जाती है। अब मैं तुझे मारकर तेरे पंख ले लूंगी। तभी चुड़ैल के भेष में नीलम परी उस चुड़ैल से कहती है, रुक जा चुड़ैल, ये तो कैसे बातें कर रही है? तो एक परी को कैद करके रखी है। कौन हो तुम? तुम एक चुड़ैल होकर भी तुम्हारे पास पंख है, तुम उड़ सकती हो? हाँ, मैं हूँ चुड़ैल की सरदार, इसलिए मेरे पास पंख है। तू अभी उस परी को छोड़ दे, मैं तुझे उड़ने का मंत्र सिखाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त चुड़ैल सरदारनी जी? तुझे तेरे बाग के सारे फल जंगल के सभी पक्षियों को खाने को देने होंगे, और जो कोई भी तेरे बगीचे में फल खाने आएगा उसे तो डराकर भगाएगी नहीं। ठीक है चुड़ैल की सरदारनी जी। फिर चुड़ैल के भेष में नीलम परी अपनी माँ सोनपरी की रस्सी खोल देती है। धन्यवाद चुड़ैल की सरदारनी, आपने आज मेरी जान बचा ली। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। और तुम चुड़ैल, मैं वापस आकर तुम्हें उड़ने का मंत्र सिखाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर चुड़ैल के भेष में नीलम परी और सोनपरी वहाँ से उड़ जाती है और पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया मन ही मन खुश होते हुए कहती है, आज से मैं बिना डर के चुड़ैल की बगीचे के सारे फल खा सकती हूँ। फिर चिड़िया चुड़ैल के बगीचे के पेड़ों पर बैठकर मन भर के फल खाने लगती है। धीरे धीरे कई सारे चिड़िया भी वहाँ आ गए। ये देख चुड़ैल सिर पकड़कर जमीन पर बैठकर बोलने लगी, हाय हाय, ये चिड़िया तो मेरे सारे फल खा जाएंगे। मैंने कभी सुना नहीं था कि चुड़ैल की भी कोई सरदारनी होती है। जाने कहाँ से आ गई, उड़ने के चक्कर में सारी चिड़िया मेरे सारे फल खत्म कर देगी। ये कहते हुए चुड़ैल फूट फूट कर रोने लगी। बहू की जादुई घास की साड़ी। ये कहानी सुनीता नाम की लड़की की है। 2 साल पहले ही सुनीता की शादी अशोक नाम के लड़के से हो गई थी। 2 साल बीतने के बावजूद उनकी कोई संतान नहीं थी। सुनीता की सास उसको ताने मार मार कर उसका कलेजा छलनी कर देती थी। वो बिना बात के सुनीता को सुनाती रहती थी। इसी तरह एक दिन अशोक सुनीता से कहता है, सुनीता, आज जरा मुझे ऑफिस से लौटने में देर हो जाएगी। तुम खाना खाते समय मेरी राह मत देखना और मेरे हिस्से का खाना बनाना भी मत, क्योंकि आज मैं बाहर से ही खाना खाकर आऊँगा। ठीक है जी, आप आराम से जाइएगा। सुनीता और अशोक की ये बातें सुनीता की सास सुन लेती है और वो अपना मुंह चमकाते हुए कहती है, देख तो जरा खुश कैसे हो रही है। आज तो इसको और गुलछर्रे उड़ाने का समय मिल जाएगा। वैसे भी ये काम ही क्या करती है, तू तो काम पर चला जाता है। ये महारानी दिन भर घर में मस्ती मारती है, नहीं तो सहेलियों से फोन पर बात करती रहती है। बाल बच्चे होते तो सर पर जिम्मेदारियाँ रहती। क्या माँ, तुम भी सुबह सुबह चालू हो जाती हो? हाँ, अगर एक पोता या पोती की मांग कर ली तो मैं बहुत बोलती हूँ। तेरी बीवी के आगे मेरी चलती कहाँ है? हाँ। औलाद की बात आते ही सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं क्या नहीं चलने देती हूँ सासू माँ आपकी। पूरे घर में आपका ही कहा माना जाता है। ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती हो आप, उसके बावजूद कभी कुछ नहीं कहती मैं आपको। सुनीता, चुप रहो। माँ के सामने जुबान लड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ तुमसे बड़ी है, वो जो भी कहती है चुपचाप सुन लिया करो। अब आप भी शुरू हो गए। एक काम करती हूँ, मैं ये घर छोड़कर ही चली जाती हूँ। तुम्हारी माँ ने वैसे भी मेरा जीना हराम कर रखा है। पूरे दिन घर का सारा काम करती हूँ, उसके बाद भी कोई प्यार से 2 बोल बोलने को तैयार नहीं है मुझसे। सुनीता ने पैरों में चप्पल पहनी और घर से बाहर निकल गई। जाने दो माँ, कुछ दिन इधर उधर भटकेगी तो इसका दिमाग खुद ही ठिकाने पर आ जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अशोक ऑफिस चला जाता है और सुनीता आंसू पोंछते हुए सड़क पर चलने लगती है। आज पहली बार वो घर से इस तरह रूठ कर बाहर जा रही थी। गायत्री के ताने ने उसका कलेजा छलनी कर दिया था। संतान ना हो पाने का दुख मुझसे ज्यादा और किसको होगा। बजाय इसके कि कोई मुझे दिलासा दे और डॉक्टर के पास ले जाए, सब मुझे ताना ही मारते रहते हैं। आज मैं अपना जीवन ही खत्म कर दूंगी। कोई दूसरी औरत आएगी, वही उनकी इच्छा पूरी करेगी।
ऐसा सोचकर सुनीता जंगल की तरफ चली गई और जंगल पहुंचकर नदी के किनारे चली गई। उसने जैसी ही नदी में छलांग लगानी चाही, तभी एक कमजोर सी दिखने वाली औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये तुम क्या करने जा रही थी बेटी? ये जीवन इतनी कठिनाइयों से मिलता है, तुम इसको क्यों खत्म करना चाहती हो? आपको क्या पता, मेरा जीवन ही मेरे लिए कठिनाई बन गया है। मुझे कोई प्यार नहीं करता। मेरे ससुराल वालों को सिर्फ अपने वंश की पड़ी है। रोज मुझे हजारों ताने सुनने को मिलते हैं। ऐसे जिंदगी जीकर मैं क्या करूँगी? बेटी, बस एक बार मेरे कहने पर तुम घर वापस चली जाओ। तुम्हारा पति और तुम्हारी सास तुम्हें बहुत प्यार करने लगेंगे। आपको मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उनके अंदर दया भाव नाम की कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल निर्दयी है वो लोग। तुम अपने घर जाओ बेटी, मेरी बात मानो। और हाँ, ये साड़ी लेती जाओ। मैं यहीं जंगल में रहती हूँ। यहाँ बैठकर मैंने हरी घास से ये साड़ी बुनी है। इस साड़ी को लेकर तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल मेरी माँ के समान हैं, इसलिए मैं आपकी बात मान लेती हूँ। मैं फिर से उस नर्क में जाने के लिए तैयार हूँ। सुनीता ने उस औरत के हाथ से घास की साड़ी ले ली और अपने घर को चली गई। उसने देखा कि उसकी सास घर में परेशान होकर घूम रही है और उसने जैसे ही सुनीता को देखा, वो भागकर उसके पास आई। सुनीता बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? इस तरह घर छोड़कर कोई जाता है क्या? आओ, गुस्सा थूक दो और खाना खा लो। अपनी सास के मुंह से इतनी प्यार भरी बातें सुनकर सुनीता रो पड़ी और जाकर उनसे लिपट गई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटी, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। सुनीता ने खाना खाया और जाकर सो गई। शाम के समय गायत्री उसके पास आई और उसे प्यार से उठाते हुए बोली, सुनीता, ओ सुनीता बहू, उठ जाओ। अशोक के घर आने का समय हो रहा है। हम दोनों खाना खा लेते हैं। वो तो मना करके गया था कि वो बाहर से ही खाकर आएगा। क्या टाइम हो गया है मम्मी जी? 11:30 बज रहे हैं। क्या आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? कितना टाइम हो गया है, मैं खाना बना देती। अरे कोई बात नहीं बहू, बस खाना ही तो बनाना था, मैंने बना दिया। अपनी सासू माँ का ऐसा व्यवहार देखकर सुनीता सोच में पड़ जाती है। ये कैसा चमत्कार है? आखिर हो क्या गया मेरी सासू माँ को? अगर ये ऐसी ही रहती तो मैं अपनी जान देने भला क्यों जाती? कुछ कह रही हो क्या बहू तुम? नहीं तो मम्मी जी, मैंने कुछ कहा। दोनों सास बहू खाना खा लेती है। वो दोनों खा पी कर बैठी ही थी कि तभी अशोक घर आ गया। वो सुनीता के लिए कुछ तोहफा लेकर आया था। सुनीता देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाए हैं आप? सुनीता ने गिफ्ट खोला तो उसने देखा कि उसमें एक बहुत सुंदर साड़ी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, ये साड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। सुनीता अपनी सास और पति का बदला हुआ व्यवहार देखकर बहुत खुश थी। वो ये सोच रही थी कि यदि उस औरत ने उसे खुदकुशी करने से रोका ना होता तो आज ये प्यार उसे नहीं मिलता। वो अपने कमरे में चली गई और घास की साड़ी को ध्यान से देखने लगी। होना हो ये सारा चमत्कार इस घास की साड़ी का ही है। जब से ये मेरे पास आई है, सब मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। कल सुबह मैं यही साड़ी पहनूंगी। तभी वहाँ पर अशोक आ जाता है और कहता है, मैं जानता था सुनीता कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तुम जरूर वापस आ जाओगी। अच्छा, ये सारी बातें छोड़िए, कोई और बात करते हैं। तुम्हें पता है, आज मेरी मीटिंग थी, इसलिए मैं लेट हो गया। मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये तो बहुत खुशी की बात है। दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन सुनीता उठी और नहा धोकर उसने घास की साड़ी पहन ली, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरे वाह सुनीता, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। आपको पता है, ये साड़ी घास से बनी हुई है। अच्छा जी, दिखने में तो नहीं लग रही। दिखने में तो बिल्कुल किसी साधारण साड़ी की तरह लग रही है। सुनीता सबके लिए खाना बनाने लगती है। तभी उसे चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। आवाज सुनकर अशोक और उसकी माँ दोनों किचन में पहुँचे। दोनों फटाफट सुनीता को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने सुनीता का चेकअप किया और बोली, देखिए, आपकी पत्नी को कमजोरी के कारण चक्कर आ गया था। बाय द वे, गुड न्यूज है कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है।
क्या कहा आपने? सच में मैं बाप बनने वाला हूँ। मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन हमारे घर में बच्चों की किलकारी जरूर गूंजेगी। आप बस इनका ध्यान रखिएगा और खाने पीने में इन्हें कोई कमी मत होने दीजिएगा। जब ये बात सुनीता और उसकी सास को पता चली तो वो दोनों भी बहुत खुश हुए। अशोक और गायत्री सुनीता को घर ले आए। घर आने के बाद सुनीता ने अपने मन में सोचा, आखिर वो औरत थी कौन? मुझे उससे मिलना होगा। जब से उसने मुझे ये साड़ी दी है तब से मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मम्मी जी का बदला हुआ व्यवहार, फिर अशोक का प्रमोशन और फिर इतनी बड़ी खुशी। तभी वहाँ पर गायत्री आई और उसने सुनीता से कहा, बहू, लोग सही कहते हैं, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। सदा सुखी रहो। पूरे घर में बहुत खुशियाँ थी। एक दिन सुनीता उसी नदी किनारे उस औरत को ढूंढने गई। सुनीता ने उस औरत को बहुत ढूंढा। बहुत ढूंढने पर सुनीता को वो औरत मिल गई। मैं आपसे ही मिलने आई थी काकी। जब से आपने मुझे घास की साड़ी दी है तब से सारी चीजें कितनी बदल गई है। तभी सुनीता ने देखा वो औरत अचानक से गायब हो गई है और उसकी जगह एक बहुत खूबसूरत परी प्रकट हो गई। हे भगवान, इसका मतलब आप कोई औरत नहीं थी, आप एक परी थी। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे एक परी के दर्शन हो गए। हाँ सुनीता, मैं एक परी हूँ। मेरा काम इस जंगल की रखवाली करना है। मैं उस दिन भी यही करने आई थी, लेकिन फिर तुम मुझे दिखी और मैंने तुम्हारी मदद की। तुम्हारे पास जो घास की साड़ी है वो जादुई है। तुम उसकी मदद से किसी की भी मदद कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। अगर उस दिन आप मेरी जान नहीं बचाती तो मैं तो मर ही चुकी होती। अब तो तुम खुश हो ना? बहुत परी जी, मैं तो आपको ये बताने आई हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं आपको अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती हूँ और अपने परिवार वालों से मिलाना चाहती हूँ। ये संभव नहीं है सुनीता। मैं हर किसी के सामने नहीं आ सकती हूँ, लेकिन जब तुम्हारा बच्चा होगा तो मैं उसे आशीर्वाद देने जरूर आऊंगी, लेकिन अकेले में। तुम ये बात किसी को मत बताना, बस शांत होकर सभी की मदद करना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी के जाने के बाद सुनीता भी वापस अपने घर आ जाती है और गरीब लोगों की मदद करने लगती है। 9 महीने बाद सुनीता को एक बहुत प्यारा बेटा होता है, जिसे आशीर्वाद देने खुद परी उसके घर जाती है। अब जिस भी औरत को बच्चा नहीं होता था, जादुई घास की साड़ी की मदद से सुनीता उस औरत की मदद करती थी। धीरे धीरे सुनीता बहुत मशहूर हो गई और अपने परिवार वालों के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगी। चांदीपुर नामक गांव में अर्चना और खुशबू नाम की 2 बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। अर्चना को माँ ज्यादा पसंद करती थी क्योंकि अर्चना पढ़ाई में अच्छी थी और उसे पढ़ना लिखना पसंद था। वहीं खुशबू का मन उतना पढ़ाई में नहीं लगता था, जिस वजह से उनकी माँ खुशबू से घर का काम करवाती थी और अर्चना को एक काम भी नहीं बोलती थी। एक दिन, खुशबू, सुबह के 6 बज गए हैं, जल्दी से उठ जा और पूरे घर में झाड़ू लगा दे। क्या माँ, सोने दो ना, कल भी मैंने ही झाड़ू लगाई थी, आज अर्चना को बोल दो। अरे अर्चना ने पूरी रात पढ़ाई की है, उसे आराम की जरूरत है। अब जल्दी से उठ जा और झाड़ू लगा दे, वरना पिटाई लगाऊंगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी भिखारिन आती है। कोई है अंदर? कोई मुझ भिखारिन को थोड़े से अनाज दे दो, गरीब की दुआ लगेगी। तुम्हारी वजह से इस गरीब के घर में चूल्हा जल जाएगा, दान करो। खुशबू किचन में चाय बना रही थी। वो बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनकर अर्चना से कहती है, अर्चना, मैं चाय बना रही हूँ, क्या तुम बूढ़ी अम्मा को आटा दे आओगी? अरे तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं पढ़ाई करने में बिजी हूँ? मुझे डिस्टर्ब मत कर। आखिर में खुशबू ही चाय को उबलता हुआ छोड़कर बूढ़ी अम्मा के लिए आटा लेकर जाती है। जब तक खुशबू बूढ़ी अम्मा को आटा देने जाती है, तब तक बूढ़ी अम्मा थोड़ा आगे निकल जाती है। अरे रुकिए अम्मा, मैं आपके लिए आटा लेकर आ रही हूँ। खुशबू बूढ़ी अम्मा को आटा देने के लिए घर से थोड़ा आगे निकल जाती है। माफ करना अम्मा, आज थोड़ा देर हो गया, ये लीजिए आटा। कोई बात नहीं बिटिया,
अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो घर से चलकर यहाँ तक मुझे आटा देने नहीं आता। खुश रहो बेटी। बूढ़ी अम्मा खुशबू को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। खुशबू जब तक घर को लौटी तब तक चाय उबलकर गिर चुका था। जब खुशबू की माँ बाजार से घर लौटी तो देखा कि सारा चाय किचन में गिरा हुआ है। ये देखकर गुस्से से उसकी माँ खुशबू को डांटते हुए कहती है, खुशबू, क्या तुझे पता नहीं है क्या कि हमारे घर के हालात क्या है? उसके बावजूद भी तू दूध, चीनी, चाय पत्ती बर्बाद कर रही है। अरे क्या फ्री का आता है ये सब लाने के लिए कमाना पड़ता है, पर तुझे कौन समझाए? माँ, मुझे माफ करना, मैं बूढ़ी अम्मा को आटा देने गई थी। अर्चना तो यहीं बैठी थी, ये भी तो चाय देख सकती थी ना। चुप हो जा, मैं तेरी तरह मस्ती नहीं करती हूँ, मैं अपना पढ़ाई कर रही थी। खुशबू, चाय गिराने की तुझे सजा मिलेगी। 3 दिन तक तू घर का सारा काम करेगी और तुझे खाने के लिए सिर्फ एक टाइम दिया जाएगा। खुशबू बहुत दुखी हो जाती है। 3 दिन तक बेचारी खुशबू को अकेले घर का सारा काम करना पड़ा और उसे खाने के लिए भी सिर्फ एक टाइम दिया गया। खुशबू की ये हालत देखकर अर्चना बहुत खुश होती है और उसे चिढ़ाती है। कैसे लग रहा है काम करके? जरा अच्छे से काम कर, तू इसी लायक है, गवार कहीं की। खुशबू को अर्चना पर बहुत गुस्सा आता है। जब रात में अर्चना सो रही होती है तो खुशबू रात में अर्चना के कमरे में घुसकर उसके चेहरे पर केमिकल वाला क्रीम लगा देती है। जब अगली सुबह अर्चना उठती है तो उसके चेहरे पर बहुत ही मोटे मोटे दाने उग आते हैं और उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है। अपना ऐसा हुलिया देखकर अर्चना रोने लगती है। अर्चना को रोता हुआ देखकर उनकी माँ और खुशबू उसके कमरे में पहुँचती है। क्या हुआ बेटी? माँ, देखो ना, इस खुशबू के बच्चे ने क्या किया? इसने मेरा पूरा चेहरा खराब कर दिया। माँ को बहुत गुस्सा आया। उसने खुशबू को गांव में दादी के पास भेजने का फैसला कर लिया। तुझे यहाँ पर रखकर मैं अपने सर का बोझ नहीं बढ़ाऊंगी। अब तेरा बहुत हो गया। आज शाम को ही तुझे गांव छोड़कर आती हूँ। माँ शाम की ट्रेन से खुशबू को गांव छोड़ आई। अब खुशबू की परवरिश गांव में होने लगी। गांव में खुशबू को अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पाई। वहीं शहर में रहकर अर्चना पढ़ती रही और पढ़ लिखकर एक अच्छी सरकारी जॉब पाली। गांव में खुशबू के दादा दादी खुशबू को बहुत प्यार करते थे, लेकिन बीतते वक्त के साथ उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद खुशबू के चाचा चाची ने खुशबू को घर से निकाल दिया। अब हम तेरा खर्चा नहीं उठा सकते। आखिर कब तक पालेंगे हम तुझे? हमारे भी तो अपने बच्चे हैं, हमें उनको भी देखना है, इसलिए अब तुम अपने घर चली जाओ। खुशबू उदास मन से अपना सारा सामान पैक करके ट्रेन पकड़कर शहर अपने घर पहुंच गई। खुशबू जब घर पहुंची तो उसे पता लगा कि उसकी माँ भी मर चुकी है और अर्चना ने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है। खुशबू को घर में देखकर अर्चना अपने पति के साथ कमरे से बाहर निकलती है और बोलती है, अरे खुशबू, तो यहाँ क्या कर रही है? तू गाँव से वापस क्यों आ गई? अब तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। अर्चना, दादा दादी के निधन के बाद चाचा चाची ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे रहने के लिए कहीं तो जगह चाहिए ना, इसलिए मैं यहाँ आ गई, नहीं तो मैं कहाँ जाती? आखिर ये घर मेरा भी है। चुप कर माँ, ये मकान मेरे नाम कर गई है और वैसे भी ये घर बहुत छोटा है, यहाँ जगह नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम अर्चना? घर कितना बड़ा है और इस घर में कितने सारे कमरे हैं। हाँ तो कल को मेरे बच्चे होंगे, वो कहाँ रहेंगे? हमारा परिवार ही इस घर में मुश्किल से रह पाएगा, इसलिए बहन तू अपना ठिकाना कहीं और खोज ले। अब खुशबू बेचारी अपना सामान लेकर दर दर भटकने लगी। खुशबू ने बहुत सारे रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी खुशबू को अपने घर ज्यादा दिन नहीं रखा। खुशबू बिटिया, अब बहुत दिन हो गए, अब हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख पाएंगे, अब तुम जाओ यहाँ से। खुशबू एक पार्क में आकर बैठकर रोने लगती है। तभी उसे वो बुढ़िया दिखाई दी जिसे वो आटा दिया करती थी। उसे देखकर खुशबू उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और कहती है, अम्मा, क्या आप अब तक जिंदा हैं? हाँ बिटिया, ईश्वर की कृपा से मैंने लंबी उम्र पाई है। तुम ये बताओ, तुम इस तरह पार्क में क्यों बैठी हो और उदास क्यों हो?
खुशबू ने अपनी सारी परेशानी उस बूढ़ी अम्मा को बताई। खुशबू की परेशानी सुनकर वो बूढ़ी अम्मा कहती है, तुम मेरे साथ आओ। बूढ़ी अम्मा खुशबू को एक जंगल में लेकर गई। वहाँ एक विशाल सेब का पेड़ था जिसमें बहुत सारे लाल लाल सेब उगे हुए थे। उस पेड़ से एक लाल सेब तोड़कर बूढ़ी अम्मा ने खुशबू को दिया और कहा, ये लो बिटिया, इसे कोई साधारण सेब मत समझना, ये जादुई सेब है। इस जादुई सेब को तुम मनचाहा रूप दे सकती हो। इस सेब को तुम जो भी रूप दोगी 24 घंटे बाद ये सेब अपने असली रूप में आ जाएगा। आपका शुक्रिया अम्मा, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है तो मैं इस सेब को एक घर का रूप दूंगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है बेटी, तुम इसे कौन सा रूप देना चाहोगी। अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। खुशबू उस सेब को जमीन पर रखकर कहती है, हे जादुई सेब, तुम एक छोटा सा घर में बदल जाओ। खुशबू के इतना कहते ही वो सेब एक छोटा सा सुंदर घर में बदल गया। अब खुशबू के पास रहने के लिए घर था। खाने के लिए खुशबू सब्जी व फल जंगल से तोड़ लाया करती थी। 24 घंटे बाद जब वो सेब घर से अपने असली रूप में आ जाता तो खुशबू उसे दोबारा एक घर में बदलने का आदेश देती थी। अब ऐसे ही खुशबू गुजारा करने लगी। धीरे धीरे ये बात अर्चना के कानों तक पहुंची कि खुशबू के पास एक जादुई सेब है जिसे वो मनचाहा रूप दे सकती है और वो उस सेब से एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। मैं पढ़ी लिखी सरकारी नौकर होते हुए भी इतने छोटे से घर में रहती हूँ और वो खुशबू अनपढ़ गवार होकर भी ठाठ से जादुई घर में रह रही है। अर्चना कुछ प्लान करके अपने सालगिरह की दावत देने खुशबू के घर गई। मेरी बहन, मैं माफी चाहती हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया था। अब मुझे एहसास हो गया है कि अपने तो अपने ही होते हैं। मेरा सालगिरह आने वाला है और मैं अपने सालगिरह के दावत में तुम्हें बुलाना चाहती हूँ। तुम जरूर आना। ठीक है बहन, तुम इतने प्यार से मुझे बुला रही हो तो मैं जरूर आऊंगी। खुशबू सालगिरह वाले दिन अपना जादुई सेब लेकर अर्चना के घर पहुंची। केक कटने और पार्टी होने के बाद खुशबू अर्चना से कहती है, बहन अब मैं चलती हूँ। अरे खुशबू, बाहर रात बहुत हो गई है, आज तुम यहीं रुक जाओ, कल चली जाना। अर्चना के जिद करने पर खुशबू वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाती है। वो रात को एक कमरे में सो जाती है और अपने बगल में ही जादुई सेब को रख देती है। खुशबू के सो जाने के बाद अर्चना ने अपने पति से कहा, सही मौका आ गया है, अब आप जल्दी से इस सेब को यहाँ से उठा लो और खा लो। अर्चना का पति सेब को काटकर खा गया। जब सुबह खुशबू सोकर उठी तो उसे अपना सेब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। खुशबू परेशान हो जाती है और अर्चना से कहती है, अर्चना, क्या तुमने कहीं मेरा सेब देखा है? मैंने यहीं रखा था। नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारा सेब, मैंने तो नहीं देखा। ऐसा कहकर अर्चना वहाँ से नहाने जाती है। खुशबू बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, जादुई सेब, तुम जहाँ कहीं भी हो एक बड़े से सेब में बदल जाओ। खुशबू ने ऐसा इसलिए कहा कि जब वो सेब बड़ा हो जाएगा तो उसे आसानी से वो सेब जहाँ भी होगा दिख जाएगा। खुशबू के इतना बोलते ही अचानक अर्चना के पति का पेट फूलने लगा क्योंकि सेब तो उसके पति के पेट में था। अर्चना, जल्दी यहाँ आओ, मेरा पेट फूलकर फटा जा रहा है। अरे अरे जी, ये क्या हो रहा है? अरे कोई मेरे पति को बचाओ, ये इन्हें क्या हो रहा है? अर्चना अपने पति की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। खुशबू उनके कमरे में आती है और कहती है, क्या आपने मेरा सेब खाया था? हाँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सेब खाया था। मुझे माफ कर दो और मुझे ठीक करो, वरना मेरा पेट फट जाएगा। पहले वादा करो कि कभी भी भविष्य में तुम दोनों मेरे सेब कभी चुराने की कोशिश नहीं करोगे। हम वादा करते हैं खुशबू कि हम तुम्हारा सेब चुराने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। प्लीज मेरे पति को ठीक कर दो। हे जादुई सेब, अपने असली रूप में आ जाओ। खुशबू के इतना कहते ही वो सेब पहले जैसा हो जाता है। खुशबू कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया लेकिन तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं निकली। अब मैं तुम लोगों से कभी नहीं मिलूंगी। इतना बोलकर खुशबू उनके घर से निकल जाती है और दोबारा बूढ़ी अम्मा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। बूढ़ी अम्मा दोबारा से खुशबू को जादुई सेब देती है।
उस दिन के बाद से खुशबू जादुई सेब की मदद से अपना जीवन सुखमय पूर्वक बिताने लगती है।